एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था, देन वी विल फर्दर प्रोसीड विथ आवर डिस्कशन। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने बात किया था अबाउट द एग्रेसिव पॉलिसीज दैट द ब्रिटिश हैड अडॉप्टेड टू एक्वायर और टू एनेक्स द टेरिटरीज ऑफ आवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो उसमें हम लोगों ने क्लेम टू पैरामाउंसी के बारे में बात किया था, राइट। दे थॉट दैट दे वर द सुप्रीम, और इस चलते वो जितने भी टेरिटरीज है, इंडियन टेरिटरीज है, वो उनको एनेक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात किया था कि किसी भी किंगडम में अगर जो रूलर है, किंग जो है, उसका कोई मेल एयर नहीं है, तो दे वुड एनेक्स दैट टेरिटरी। And then we were talking about the administration that they were creating a new administration here in our country India, और वहां पे जितने भी जो भी हेड थे उनको गवर्नर कहा जाता था। There were 3 main presidencies. The first one was Bombay, second Madras and third Bengal. अब जब एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें one of the most important feature of this administration was the reform in the justice system. तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स लाए थे थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट दे वर वर्किंग ऑन। ओके, तो बच्चों जब हम जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट द कोर्ट्स। जैसे आज के डेट में आप देखते हो कि वी हैव सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो उस टाइम पे ये कोर्ट के कैसे सिस्टम्स थे, कौन कौन से कोर्ट्स हुआ करते थे, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पर देखो दैट वाज द कोर्ट्स अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस हु वाज द गवर्नर जनरल हियर, ओके, हु केम टू इंडिया। तो उस टाइम पे कौन कौन से कोर्ट्स थे? सो बेसिकली देयर वर 2 मेन कोर्ट्स। पहला था सरदार दीवानी अदालत जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं, राइट, और दूसरा हमारा है सरदार निजामत अदालत जिसको क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हुआ करते थे, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स, जहाँ पे क्रिमिनल्स की पेशी हुआ करती थी। सिविल कोर्ट्स में सिविलियंस आकर दे हैड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, या जो भी जिनको कभी भी कोई ग्रीवांसेस से प्रॉब्लम हुआ करते थे वो इस सिविल कोर्ट में आया करते थे। तो ये देखो 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स हुआ करते थे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ करते थे, बट डोंट गो इन दैट मच डिटेल। आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझना कि 2 टाइप ऑफ कोर्ट थे। पहला था सिविल कोर्ट दैट वाज द दीवानी अदालत, और दूसरा था क्रिमिनल कोर्ट दैट वाज द निजामत अदालत। ओके, नाउ मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over the civil courts. तो बच्चों obviously when they were talking about the administration, about the justice system, so they have to know about the Indian laws. तो ये Indian laws को कौन specify करता था? तो हमारे जो मौलवीज, जो मुस्लिम कम्युनिटी के हेड हुआ करते हैं उनको मौलवीज कहते थे, और जो हिंदू कम्युनिटी में हेड होते थे वो हिंदू पंडित हुआ करते थे। ओके, तो ये जो मौलवीज और हिंदू पंडित से बच्चों, इन्होंने इंटरप्रेट करना शुरू किया जो हमारे इंडियन लॉज थे। किसके लिए? फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, उस टाइम पे जो ये सिविल कोर्ट्स में रहते थे। ओके, मतलब जो कोर्ट्स में जो भी लोग प्रिसाइड कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो भी हमारा इंडियन लॉ है उनको वो समझाने के लिए, उनको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे मौलवीज और हिंदू पंडित्स हुआ करते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स था बच्चों वो काजी और मुफ्ती के अंदर हुआ करता था। जो काजी है वो मुस्लिम हेड हुआ करता है, एंड जो मुफ्ती है दैट इज अ जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। यू कैन रीड अबाउट दिस डेफिनेशन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, इट इज क्लियरली गिवन देयर। तो ये लोग जो क्रिमिनल कोर्ट था ये काजी और मुफ्ती के अंदर हुआ करता था, बट ये लोग सुपरविजन में थे फिर भी कलेक्टर्स के। तो ये हमारा जस्टिस सिस्टम था कि 2 टाइप के कोर्ट थे, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते थे, और इनको जो इंडियन लॉज थे उनको इंटरप्रेट किया गया था फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु वर प्रिसाइडिंग ओवर द सिविल कोर्ट्स। ओके, अब बच्चों जब ये जो हमारे मौलवीज और हिंदू पंडित्स हुआ करते थे ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो हमारे इंडियन लॉ, जो हमारा धर्मशास्त्र हम कहते हैं, उसको ये इंटरप्रेट करते थे। तो ऑब्वियसली ये समझो कि जितने भी पंडित्स हैं उनको उस हिसाब से जब भी वो हमारे धर्मशास्त्र, जो हमारे लॉज को पढ़ते थे, हिंदू लॉज को पढ़ते थे, वो अपने हिसाब से अपने इंटरप्रिटेशन के थ्रू अपना कुछ ना कुछ वो लिखते थे, राइट, जो भी टेक्स्ट लिखते थे। तो अगर आप सोचो कि बहुत सारे पंडित्स को ये काम मिल गया है तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होंगे, है ना। सो व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट ड्यू टू द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्राह्मण पंडित्स इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। तो फाइनली ये सारा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए 11 पंडित्स were asked to compile a digest of Hindu laws in 1775. Also, N.B. Halhed
translated this digest into English. Now you should remember these names कि हिंदू लॉज को कितने लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया था फाइनली टू ब्रिंग अ न्यू यूनिफॉर्म हिंदू लॉ, 11 पंडित्स एंड इन 1775. और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? एनबी हैलहेड ने. दिस इज द पिक्चर ऑफ एनबी हैलहेड. ओके. सिमिलरली बाय 1778 a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges. तो मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल किया गया था for the benefit of the European judges who were presiding in this criminal or the civil courts. Okay. Again, one more important part here when we are talking about the justice system is the Regulating Act of 1773. अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था. ये रेगुलेटिंग एक्ट ईयर 1773 में पास हुआ था. इन दिस सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट एट कैलकाटा इन 1774 कंप्राइजिंग ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस. तो बच्चों सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था इस लॉ के बाद जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है. यू शुड रिमेम्बर दिस. इट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि कैलकाटा में ये सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था. नाउ देयर वाज 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे. ओके. तो पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था? इट वॉज इन कैलकाटा इन 1774. आज के डेट पे आपका सुप्रीम कोर्ट का है न्यू दिल्ली में. ओके. लेकिन उस टाइम पे पहला सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बना था. Prohibited servants of the company from engaging in any private trade or accepting bribes or presents. तो बच्चों जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स जो भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे they were not allowed to participate in any private trade. मतलब जो भी करना है आपको कंपनी के थ्रू ही करना है. आप अपना अकेले का कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो. Also laid the foundations of central administration in India. So you can see this is again one important regulating act जो पास हुआ था for the reform in the administration. Also जितने भी districts थे बच्चों, Indian districts थे. So in an Indian district was the collector whose main job was to collect revenues and taxes and maintain law and order with the help of judges. तो बच्चों इंडियन जो भी हमारे कंट्री में आज के डेट पे भी आवर स्टेट्स इट्स डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, राइट. तो जो भी डिस्ट्रिक्ट्स उस टाइम पे भी हुआ करते थे उनके हेड कौन थे? कलेक्टर. जो आज के डेट पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हुआ करते हैं, राइट. ये आप सिविक्स में भी पढ़ोगे. तो उनका मेन काम था रेवेन्यूज कलेक्ट करना और टैक्सेस कलेक्ट करना एंड ऑल्सो टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द जजेस. ओके. So again you should remember this Regulating Act of 1773 and also you should read it from your NCERT book for more details. Now while we are talking about the administration, अगर आप एक साइड पे देखो जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया था. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स आने लगे थे, राइट. तो दूसरा एक रिफॉर्म जो हमारा था वो था कंपनी आर्मी में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंपनी आर्मी हियर. द colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. बहुत जाहिर सी बात है बच्चों कि एडमिनिस्ट्रेशन में और इन सब चीजों में रिफॉर्म्स तो आ रहे थे. हर एक चीज में पॉलिटिकल फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे थे व्हेन दे एस्टैब्लिश देयर होल पावर हियर इन आवर कंट्री इन द इंडियन टेरिटरी. लेकिन उनका मेन पावर कहाँ था? उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ में. बिकॉज जितने भी वॉर्स थे इन सोल्जर्स के हेल्प से वो लड़े थे और फाइनली जब वो सारे वॉर्स, ये सारे बैटल्स जीते थे, ओनली आफ्टर दैट दे गॉट द पावर फ्रॉम ऑफ दीज टेरिटरीज, राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंपनी आर्मी देन. सो पहले अगर हम लोग मुगल आर्मी के बारे में जब आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, यू मस्ट हैव रेड कि मुगल आर्मी में जो मुगल आर्मी हुआ करती थी, सो इट कंप्राइज्ड ऑफ द कैवलरी, जो हॉर्सेस पे जो सोल्जर्स हुआ करते थे, या फिर इन्फेंट्री जो फुट सोल्जर्स हुआ करते थे, पैदल सोल्जर्स हुआ करते थे, राइट, जो फुट पे चलते थे. और उस टाइम पे एलिफेंट्स यूज होता था, बहुत डिफरेंट वॉर टेक्नोलॉजी यूज होती थी. लेकिन जैसे ही जितने सक्सेसर स्टेट्स आने लगे थे बच्चों, लाइक दैट ऑफ अवध, बनारस, इन लोगों ने एक नया सिस्टम शुरू किया जहां पे पेजेंट्स को इन लोगों ने रिक्रूट करना शुरू किया अपने आर्मी में, राइट. उनको एक प्रोफेशनल आर्मी बनाना शुरू कर दिया. Likewise, the East India Company also followed this system. Now, the East India Company recruited its sepoy army. Sepoy यहाँ पे बच्चों सिपाही या सोल्जर को बोला करते हैं. वो लोग sepoy टर्म यूज करते थे, SEPOY. Okay, don't get confused with this term. It means सिपाही or the soldiers. जैसे कि like the successor states like that of Awadh और बनारस, where peasants were recruited in the armies. तो यहाँ पर देखो बच्चों, this is the picture of these कंपनी आर्मी हियर. इनका आप ड्रेस देखो काफी डिफरेंट है. दिस इज द कैवलरी जो हॉर्स पे बैठते हैं. ओके, द आर्मी मैन इज सिटिंग ऑन द हॉर्स. यहाँ पर आप इनके ड्रेस भी देखो, पुराने टाइम के जो मुगल आर्मी या जो भी हुआ करते थे उनसे तो काफी डिफरेंट है ये, है ना.
और ये लोग बेसिकली हॉर्स, कैमल, ये सारी चीजें यूज करते थे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइट. ओके, नाउ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, जैसे मुगल के टाइम पे बहुत डिफरेंट वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी, बाय टाइम यहाँ पे भी जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी की बात करोगे तो ब्रिटिश आर्मी भी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही थी. नाउ लेट अस सी दैट as warfare technology changed from the 1820s with the use of matchlock muskets as they were fighting with Afghanistan, Burma and Egypt. तो बच्चों ये याद रखना कि जब ब्रिटिश इंडिया में थे, ऐसा नहीं था सिर्फ इनका कंट्रोल इंडिया में था, नहीं, वो लोग ईस्ट आए थे तो बहुत सारे रीजन में उन्होंने अपना पावर, दे ट्राई टू कैप्चर ऑल द एरियाज, द टेरिटरीज दैट वर देयर इन द ईस्ट रीजन. तो उसमें आप अफगानिस्तान ले लो, बर्मा ले लो, इजिप्ट ले लो, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थे जहां पे इन्होंने अपना कॉलोनी स्टैब्लिश किया था. सो अगर उसी टाइम पे जब इनको लड़ने के लिए जाना होता था तो ऑब्वियसली दे नीडेड समथिंग मच मोर गुड इन देयर मिलिट्री टेक्नोलॉजी. तो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज होना शुरू हुआ इन द 1820s और नया सिस्टम जो था उसमें यूज होने लगा मैचलॉक मस्केट्स, क्योंकि वो लोग जब अफगानिस्तान, बर्मा, इजिप्ट से लड़ाई कर रहे थे तो वहां के लोग मैचलॉक मस्केट्स यूज कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई दे आल्सो स्टार्टेड दिस यूजिंग दिस मैचलॉक मस्केट. नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज दिस मैचलॉक और द मस्केट्स. ये एक तरह का बहुत पुराने जमाने में आप देखोगे एक बहुत लंबा गन हुआ करता है, राइट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट मैन इज होल्डिंग हियर, इसी को हम लोग कहते हैं मस्केट. और एक मैचलॉक होता है जिसमें कि आप फायर करोगे. फायर कैसे होता है कि बर्निंग अ मैच स्टिक, और उसको आप बर्न करोगे तो फिर फायर होता है. तो इसी तरीके का ये नया नया जो गन्स था इस टाइम पे वो लोग यूज करना शुरू किए थे while fighting with Afghanistan, Burma and Egypt. Now you should remember this warfare technology that came in the 1820s. Again, sepoys. So also sepoys were the Indians who joined British armies in India. Okay, in early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. अब एक न्यू यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर भी डेवलप होने लगा था. Soldiers were subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. तो बच्चों जितने भी सोल्जर्स थे जो इंडिया से भी रिक्रूट हो रहे थे उनको भी वो यूरोपियन स्टाइल में कन्वर्ट किया जा रहा था, वैसी ट्रेनिंग दी जा रही थी, वैसे ड्रिल्स दिए जा रहे थे, उस डिसिप्लिन में उनको रहना था. ऑल्सो दिस वॉज नाउ रिजेंटेड बाई द इंडियंस, क्योंकि बहुत लोग को ये डर था कि उनका जो फेथ है उस पर वो हैम्पर करेगा, और डिफरेंट डिफरेंट रीजंस थे that these people, the soldiers, they were resenting to the sepoys, the British army, और उनके स्टाइल को जिसमें वो लोग चाह रहे थे कि जितने भी सेपोइज इन्होंने रिक्रूट किया है सबको को उस यूरोपियन ड्रिल में, उस यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया जाए. ओके, नाउ वी विल सी लेटर ऑन कि कैसे दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन that led to the revolt of 1857 when we will talk in that other chapter. तो बच्चों कंक्लूजन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब हम लोग ने 1856 तक की अगर हम बात करें, so 1856-57, so by 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. तो फाइनली इन्होंने 63% ऑफ द टेरिटरी में डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया और कुछ रीजन में इनका इनडायरेक्ट रूल था. तो हम लोग कह सकते हैं वर्चुअली नाउ दे वर कॉन्करिंग द होल इंडियन टेरिटरी. राइट, नाउ यू हैव सीन डिफरेंट वेज थ्रू विच दे हैव कॉन्कर्ड आवर टेरिटरीज. राइट, तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से फ्रॉम ट्रेड they started doing trade here in our country, लेकिन finally they were successful in acquiring all their territories and they started ruling in our country. So बच्चों, we have completed our chapter here. In today's class we talked about the justice system and the company army. So आज का ये chapter complete हो गया है. बहुत topics जो है short में cover हुए हैं. Okay, वो सारे टॉपिक्स आप अपने एनसीईआरटी बुक में डिटेल में पढ़ना, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का. सो गो थ्रू द डिटेल्स. Next session will be your question answer round, so be prepared for that. Okay, and please read the book about different rulers, about the different wars that I have discussed here. Okay, go through that in detail in your NCERT book. That's all. Thank you very much.